बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, किसी ने ठीक ही कहा है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। जी हाँ, हमारी जिंदगी के सफर में कई तरह की मुसीबतें आती है, कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। जो उन कठिनाइयों को चीरते हुए आगे बढ़ता है वही एक दिन सफल व्यक्ति कहलाता है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आपको मालूम है कि जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले कृषि जगत में क्या कुछ चल रहा है नया, हम आपको दिखाते हैं कृषि समाचार में। तो देर न करते हुए चलिए सीधे हम चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में मछली बीज की कमी को बिना हैचरी के करे पूर्ति। सब्जी फसलों में कीटों के प्रकोप से बचने के लिए जैविक खाद मिलाएं। मक्का की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं बिरसा मक्का 1। अब समाचार विस्तार से। राज्य में मछली बीज की कमी को बिना हैचरी की पूर्ति की जा सकती है। इसके लिए नर्सरी तालाब का उपयोग किया जा सकता है और मछली बीज को पूरा कर सकते हैं। इससे किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि होगी। सब्जी फसलों में कीटों का प्रकोप फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता है। सब्जी फसलों में कीटों का प्रकोप कम हो, इसके लिए खेत की अच्छी तरह जुताई कर जैविक खाद मिलाएं। प्रयास करें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं हो। यदि अधिक क्षति की संभावना हो तभी रासायनिक खाद का प्रयोग करें। किसान भाई गर्मी के मौसम में सब्जी की खेती के लिए कार्बेंडाजिम और फंजीसाइड से बीज को उपचारित कर सकते हैं। 1 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करें। इसके अलावा गर्मी के मौसम में बीज को कीटनाशक से भी उपचारित किया जा सकता है। जब भी आप खेती करने जाएं किसी भी सब्जी की, तो वैसे तो बाज़ार से जो आप बीज खरीदते हैं उपचारित होता है, फिर भी आप अपने बीजों को कार्बेंडाजिम नाम की दवा आती है, बेविस्टिन नाम की, उसकी 1 से 2 ग्राम प्रति केजी के दर से, यानी एक चुटकी भर की दवा से आप उसको बीज को उपचारित करके लगाएं तो ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावे फंजीसाइड के अलावे आप कीटनाशक से भी उपचारित कर सकते हैं। और अगर गर्मा के मौसम में जो आप सब्जियां लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा, चूँकि दूसरी सब्जियां नहीं हैं जिसे राइजोबियम वगैरह से उपचारित करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कीटनाशक और फंजीसाइड से ही उपचारित करके आप लगाएं। मक्का की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 25 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में सुवान कंपोजिट 1, HQPM 1, बिरसा मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2 और प्रिया लगाएं। मक्का की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय प्रति हेक्टेयर 100 से 150 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट व्यवहार करें। जमीन की जुताई इतनी करें कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। बुआई से 1 माह पहले चूने का व्यवहार कर अम्लता दूर करें। दीमक के लिए जुताई के समय मिथाइल पाराथियोन 2% धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में प्रयोग करें। किसान भाई खेत की पहली जुताई के लिए मोल्ड बोर्ड हल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक और पत्ता छेदक कीटों की रोकथाम के बारे में। किसान भाई यदि आप टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक और पत्ता छेदक कीटों से सावधान रहें। इन कीटों की रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खल्ली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेतों में भुरकाव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा विराम में भी आपके लिए संदेश है। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है
तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। किसान भाइयों, आइए आज हम आपको एक ऐसे सफल किसान से मिलवाते हैं जो कि गौ पालन करके आज अपनी जिंदगी की तस्वीर ही बदल डाली है। जी हाँ, वे पढ़ाई करते थे और जब पढ़ाई पूरी की उन्होंने तो कई तरह की परीक्षाएं दिए। परीक्षाओं में असफलता मिलने के कारण उन्होंने ठान लिया कि वे गौ पालन करेंगे और गौ पालन से ही वे अपनी जिंदगी को सुधारेंगे। जी हाँ, वे गौ पालन किए और आज वे लाखों कमा रहे हैं। कैसे? आइए आज हम आपको दिखाते हैं इस वृत्त चित्र के माध्यम से। आज हम एक ऐसे शख्स के पास आए हैं जो कि कांके प्रखंड के नगड़ी ग्राम में रहते हैं और इन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद आज गोपालन को अपनाया है। गोपालन करने के पीछे क्या इनका नज़रिया रहा, कैसे इससे जुड़े और क्यों कर रहे हैं, इस बारे में इनसे जानेंगे। साथ ही साथ वैसे युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो युवा झारखंड से पलायन कर जाते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा है, सोच है और इनको देखा देखी बहुत सारे ऐसे भी युवा हैं जो इस तरह के कार्य में जुड़ेंगे। इसलिए इनसे पहले जानते हैं कि क्यों ये किए और कैसे इससे जुड़े, कितने दिनों से जुड़े। झारखंड जैसे राज्य में आमतौर पर कृषि से जुड़े लोग गोपालन अवश्य करते हैं। इससे दूध के अलावा खेतों के लिए गोबर भी उपलब्ध हो जाता है। हालांकि घरेलू स्तर पर गोपालन पहले की तुलना में कुछ कम अवश्य हुआ है, लेकिन बतौर व्यवसाय बहुत सारे युवक गोपालन कर रहे हैं और इससे अच्छी खासी आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। कांके ब्लॉक स्थित नगड़ी गांव के विपिन कच्छप ऐसे ही एक युवा हैं जो शिक्षित हैं। लंबे समय तक नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल हुए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने वर्ष 2021 में गोपालन शुरू किया। इसे स्वरोजगार के साधन के रूप में अपनाया और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाया। पिछले 2021 से गौ पालन में अपने आप को व्यस्त रखा हूँ। इस गौ पालन के क्षेत्र में आने से पहले मैं कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करता था और बहुत ट्राई किया तो नहीं हुआ। उसके बाद से मैं रोज़गार के लिए, स्वरोजगार के लिए इस गौ पालन में जुड़ा और इसका इस क्षेत्र में आने के लिए चूँकि मैं एक किसान फैमिली से हूँ, शुरू से खेती बाड़ी करते आ रहा हूँ और मेरे दादा परदादा पिताजी सब वगैरह सब ये सब गौ पालन शुरू से करते आ रहे थे, तो थोड़ा बहुत आइडिया था हमको पहले से भी। तो इस क्षेत्र में अपना इस क्षेत्र को रोज़गार के रूप में मैं अपनाया और इसमें बस काम कर रहा हूँ और इसमें अच्छा खासा ही है। और मैं उन सभी बेरोज़गार दोस्तों युवाओं से कहता हूँ कि आप मतलब घबराइए मत। अगर आपको नौकरी पैसा नहीं मिलता है तो बहुत से ऐसे रोज़गार हैं जो स्वयं से किया जा सकता है, स्वरोजगार किया जा सकता है। उसमें से गाय पालन एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा
रोजगार का ही रूप है। चूंकि विपिन का परिवार पहले से ही खेती किसानी से जुड़ा रहा है, इसलिए उन्हें व्यवसाय के रूप में गोपालन को चुनने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई। फिलहाल उनके पास 10 से 12 गायें हैं और प्रतिदिन करीब 60 से 65 लीटर दूध वे बेचते हैं। शुरुआती दौर पे मैं 2 गाय से शुरू किया था और उसमें बहुत कठिनाई नहीं हुआ, बस उसका देखभाल रखना, खिलाना पिलाना, कोई कठिनाई नहीं हुआ। क्योंकि किसान फैमिली से थे हम लोग, तो उसका कोई कठिनाई नहीं हुआ। सारा चीज़ यहाँ उपलब्ध था, चारागाह है, घास है, सब चीज़ उपलब्ध था, तो वैसी कोई खास दिक्कत नहीं हुई। धीरे धीरे वही देख रहे होंगे मेरे पीछे जो है 10-12 गाय रखे हुए थे हम, अभी तो 7 गाय बचा हुआ है दूध देने वाली, और बाकी सब ये समय के अनुसार हम लोग बदलते रहते हैं, जैसा होता है तो हटाते रहते हैं, फिर लेते रहते हैं, चेंज होते हैं। इसका दूध का उत्पादन लगभग दिन भर में 50 सुबह शाम मिला के 60 लीटर 65 लीटर के आसपास हम लोग बेचते हैं। और ये ग्राहक आके ले जाते हैं, हम लोग ग्राहक ले जाते हैं, ग्राहक को या पहुंचाया जाता है, पहुंचा भी देते हैं, कोई घर आके ले जाता है, किसी को पहुंचाते हैं। हालांकि किसी भी व्यवसाय में ज्यादा आमदनी प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन विपिन ने गोपालन का कहीं से भी कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उनके गोपालन के व्यवसाय के लिए लाभदायी सिद्ध हुई। विपिन के लिए गोपालन स्वरोजगार का जरिया तो है ही, साथ ही वे 2 अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं और इससे वे काफी खुश भी हैं। रोजगार मैं अभी 2 व्यक्ति को रोजगार दिया हूँ। अच्छा लगता है कि एक वक्त ऐसा था कि मैं रोजगार के लिए भागता था, आज रोजगार किसी और को दे रहा हूँ तो अच्छा फील होता है। बिना प्रशिक्षण के भी विपिन गोपालन में कमोबेश पारंगत हो गए हैं। उन्हें गायों के आहार, आवास और बीमारियों तथा उसके लक्षण और निदान की जानकारी है। उन्होंने गायों को पोषक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने खेत में नेपियर घास लगा रखा है। हाँ, ये नेपियर ग्रास है। ये एक्चुअली में ये गाय के लिए बनाया गया है, माने हरा चारा के लिए बनाया गया है। इसका एक बार लगाएंगे तो इसको 10 साल तक हम काट सकते हैं। इसमें एक बनाया हुआ घास है, इसमें सारा मिनरल्स और विटामिन सब इसमें है, तो ये गाय के लिए बहुत बेहतरीन है। तो इस वजह से हम अपना रिसर्च मतलब ऑनलाइन इसको खोजे फिर मिला हमको, तो फिर इसको हम लगाए हैं। हाँ, बरसात में भी देते हैं, सालों भर देते हैं। जब गाय बीमार होती है तो सबसे पहले तो खाना नहीं खाती है। उसका जो पागुर होता है, पागुर जो गाय जानवर पागुर करता है वो नहीं करता है, बदन ठंडा रहता है, सुस्त हो जाती है। तो ये सब देख के लगता है कि गाय को कुछ हो रहा है, तो फिर हम लोग थर्मामीटर से उसका बुखार चेक करते हैं, और हम लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आता फिर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। विपिन को गोपालन के काम में उनके 2 सहयोगियों के अलावा उनकी माता नंदी कच्छप सहायता करती हैं। भविष्य में इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने की उनकी योजना है। वे गोबर की बिक्री करते हैं और भविष्य में केचुआ खाद बनाने की भी योजना बनाए हुए हैं। विपिन की मासिक आमदनी तकरीबन 70 से 80 हजार रुपये है। विपिन का मानना है कि राज्य में स्वरोजगार के बहुत सारे आयाम हैं, इससे जुड़कर वे अपने गांव में ही अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार के लिए पलायन की जरूरत नहीं है। विपिन युवाओं के लिए शिक्षा की हिमायत करते हैं। वैसे राउंड फिगर में अगर इसका टर्नओवर देखा जाए तो मंथली वही 70-80 हज़ार के रूप आता है, काट कूट के हो जाता है, सब ठीक ठाक बच जाता है। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ बहुत से ऐसे रोज़गार हैं जिसको आप स्वरोजगार के रूप में अपना सकते हैं, और बहुत उसका जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार है। तो आपको प्लान करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पे आप ढूंढिए, आप खोजिए, आसपास देखिए, बहुत से रोज़गार हैं जिसको आप आराम से कर सकते हैं और इसमें आप सफल भी होइएगा। हम जैसे घर का काम करने के लिए थोड़ा मोड़ा पूंजी भी दिए, बेटा है जो नहीं हुआ तो पूंजी दिए, और 1-2 गाय से शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे गाय बढ़ाते गए, अभी है 10-12 गाय। देखिए हम लोग किसान हैं, शुरू से ही किसान रहे हैं। खेती बाड़ी के साथ साथ गाय एक माता है, गाय का सेवा करने में मजा आता है। नंदी कच्छप विपिन की माता हैं। विपिन के गोपालन में नंदी कच्छप की महत्वपूर्ण भूमिका है। नंदी पढ़ाई से लेकर गोपालन तथा खेती बाड़ी में विपिन को काफी सहयोग करती हैं। उनका मानना है कि विपिन और वह भविष्य में भी गोपालन से जुड़ी रहेंगी।
नंदी को इस बात की खुशी है कि गोपालन से न केवल विपिन को रोजगार मिला है, बल्कि वह अन्य 2 लोगों को भी रोजगार देने का सामर्थ्य रखते हैं। यह उनके लिए खुशी की बात है। नहीं, लड़का लोग है जो आदमी रखे हैं ना, और ये बात का हमको खुशी है कि अगर मेरा बेटा जॉब करता तो केवल अपने करता, वो सरकार का नौकर रहते। लेकिन अभी 2-4 बच्चा लोग को हम लोग रखे हैं ना, तो उनको भी काम मिल रहा है। ये चीज़ का हमको बहुत खुशी है कि हम अपना गाय पालन शुरू किए, बेटा शुरू किया तो 2-4 आदमी को काम मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले गौपालन से जुड़े व्यवसायियों के लिए दूध की बिक्री एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन राज्य में कई जगहों पर दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के गठन से दूध उत्पादकों को काफी लाभ मिला है। लखन सिंह और कैलाश महतो जैसे दुग्ध उत्पादक इन समितियों के गठन से लाभान्वित हुए हैं। वे कलेक्शन सेंटर में दूध की बिक्री करते हैं, जिससे उन्हें अपने उत्पाद का सही मूल्य मिल जाता है और समय की भी बचत होती है। रहता है 10 किलो, 7 गो है। सेंटर खुलने से फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा है। फायदा दूध बेचने में बहुत हो रहा है। जैसे आदमी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाता था बेचने के लिए, वो समय बच रहा है आदमी का, और नज़दीक में हम लोग का यहाँ पे दूध सही दाम में ले रहा है यहाँ पे। हाँ, पैसा सबका खाता में ऑनलाइन आ जाता है, सबका खाता में। जी। संदीप महतो एक अन्य युवा गोपालक हैं जो स्थानीय दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में दूध की बिक्री कर उचित मूल्य प्राप्त करते हैं और अपना कीमती समय भी बचाते हैं। साथ ही साथ समिति के कारण बिचौलियों के शोषण से भी उनका बचाव होता है। किसानों की जो समस्या होती है वो मीटिंग के जरिए सुनी जाती है। क्या क्या शिकायत है, मतलब कुछ परेशानी हो, सबको नोट करके एक उसका किया जाता है समाधान। यहाँ पे अभी तो लोकल कलेक्शन हो रहा देख रहे आप। इसके बाद फिर गाड़ी दूसरे समिति से दूध लेके आएगी, उसको फिर यहाँ BMC में डालेगी, यहाँ ठंडा किया जाता है 4 डिग्री तक में। उसके बाद फिर अगला सुबह टैंकर आएगी, टैंकर से सारा दूध डिस्पैच करके वो प्लांट ले जाएगी। पैमाना जैसे देखिए, कोई भी किसान दूध अपना लेके आती है, पहले दूध का सैंपल का जाँच होता है इसका, इसमें क्या है गुणवत्ता, फैट, SNF, उसी पे इन लोग का रेट बनता है गुणवत्ता के आधार पर, क्वालिटी के हिसाब से। तो जो भी फैट SNF रहता है, जिस टाइप का रहता है उस टाइप से उसका पेमेंट होता है हर 10 दिन में किसान लोग का। राकेश कुमार शाही BMC ऑपरेटर हैं। वे बताते हैं कि दूध की गुणवत्ता के आधार पर उसकी कीमत निर्धारित की जाती है और वजन तथा मूल्य से संबंधित मैसेज मोबाइल पर भेजा जाता है। राकेश बताते हैं कि प्रतिदिन करीब हरही और आसपास के गांव में तकरीबन 3000 लीटर दूध का कलेक्शन किया जाता है। दूध बिक्री की कोई सीमा नहीं है। कोई किसान 1 लीटर या अधिक जितना भी हो सके दूध की बिक्री कलेक्शन सेंटर में कर सकता है। इस समय सहयोग समिति में 90 किसान पंजीकृत हैं। यही कि साफ जितना से अच्छा गुणवत्ता का दूध यहाँ पे पहुँचाए किसान। साफ सफाई का भी ध्यान दिया जाता है इसमें, और लाके डालते हैं। फिर उनका फैट SNF के आधार पे उनका डायरेक्ट मोबाइल में मैसेज चला जाता है, कितना वजन हुआ, कितना फैट SNF हुआ, क्या रेट लगा, मेरा टोटल अमाउंट कितना हुआ, तुरंत उनका मोबाइल में मैसेज चला जाता है। किसान बिचौलिया का फेरा में नहीं पड़ेगा। यहाँ देने से बिचौलिया को देगा तो पैसा के लिए घुमाएगा उनको, और यहाँ से अगर ला के देगा तो डायरेक्ट उनका अकाउंट में पेमेंट होगा सप्ताह। और प्लस कि इनको टाइम भी ज़्यादा लॉस नहीं होता है। अपना घर से आए 5 मिनट में दूध दे के चले गए। यह सच है कि बढ़ती आबादी के साथ सरकारी स्तर पर रोजगार के अवसर आवश्यकता से काफी कम है। प्रत्येक युवा को नौकरी मिल पाना काफी मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में गोपालन स्वरोजगार का एक अच्छा साधन है। इसके लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है और जगह जगह पर दूध कलेक्शन सेंटर भी खोले गए हैं। इस क्षेत्र में स्वरोजगार की असीम संभावनाएं हैं। विपिन जैसे युवा इन संभावनाओं को हकीकत में बदल रहे हैं और स्वरोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं तथा आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। तो आपने देखा कि गौपालक किसानों के लिए जो कलेक्शन सेंटर बन गया है, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है, और जो भी किसान हैं
वो अगर गाय पालन करते हैं तो उनको दूध बेचने की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लोग अपने गांव के आसपास ही सेंटर में जाएं, समय की बचत होती है, साथ ही साथ गुणवत्ता के आधार पर उनको जो पेमेंट मिलता है उससे दूध बेचने की उनकी कोई भी समस्याएं नहीं होती है और हर 10 दिन में उनको पेमेंट मिल जाता है, तो पैसा भी आता है और अकाउंट में आ जाता है। बिचौलिए की यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। सीधे आप दूहिए गाय का और सीधे कलेक्शन सेंटर पे ले आइए। यहाँ आपकी दूध की गुणवत्ता को जांच किया जाएगा और उसी के अनुसार आपको पेमेंट आपके अकाउंट में डाला जाएगा। तो जो लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, उनके लिए एक सबक है कि अपने ही क्षेत्र में गौ पालन एक बड़ी अच्छी सुविधा मिल रही है, सरकार की सुविधाएं भी हैं और उसका उपयोग करें, लाभ लें और पलायन को रोकें। शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए एक सुनहरा अवसर है, इस अवसर का भरपूर उपयोग करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो किसान भाइयों, देखा ना आपने कैसे कोई व्यक्ति अगर ठान लेता है कि मुझे क्या करना है तो वे उस मंजिल को पा ही लेता है। आज की कड़ी में इतना ही। अगले दिन अगले अंक में हम आपके लिए और भी बहुत कुछ जानकारियां लेकर आएंगे। जाते जाते हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।